दोस्तों, अगर आप भी कार्स के शौकीन हैं तो आपकी फेवरेट कार्स की लिस्ट में लैम्बोर्गिनी का नाम तो जरूर शामिल होगा। इटली की कार कंपनी द्वारा बनाई गई ये कार आपको बड़े बड़े रईसों के गैराज में देखने को जरूर मिलेगी। लैम्बोर्गिनी के बारे में तो हम और आप जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स कार दिखने में जितनी शानदार है, इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इस कार को बनाने वाले आदमी के अनोखे सफर के बारे में जानते होंगे। एक कैदी होने से लेकर फरारी कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी की बेइज्जती सहने तक इस शख्स ने यह साबित कर दिया कि अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी सफलता से कैसे दिया जाता है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1916 से, जहां इटली के एक शहर रेनाज़ो में फेरुसियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ था। ये एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। फेरुसियो के माता पिता दोनों ही वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे। साथ ही वो अपने बेटे को भी एक अच्छी वाइन बनाने के तरीके बताते रहते थे। फेरुसियो अपने पिता की बात को ध्यान से सुनते जरूर थे, लेकिन उन्हें तो कभी खेती के काम में इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें तो हमेशा से मैकेनिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए वो अपने खाली टाइम में खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और बाकी के उपकरणों को फिक्स करने का काम करते थे। अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने एक मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद उन्होंने कभी खेती के काम को पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फेरुसियो को गाड़ी बनाने का भी बहुत शौक था और बाद में अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने कैवलियर रेगी नाम की कंपनी में काम सीखना शुरू किया, जो इटली की आर्मी मशीनों को मेंटेन करती थी। यहां पर इन्होंने काफी वक्त तक और काफी अच्छा काम सीखा। इस कंपनी में थोड़े टाइम आर्मी व्हीकल मेंटेन करने के बाद फेरुसियो दूसरे वर्ल्ड वॉर में इटालियन रॉयल एयरफोर्स के साथ जुड़े और बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ रहे। काफी समय तक युद्ध होने के बाद जब इटली के एक एरिया ने सरेंडर कर दिया, तब फेरुसियो की पोस्टिंग उस जगह थी और पूरा एरिया जर्मन नेशन के कब्जे में आ गया। जर्मन के कब्जे में आने के बाद शुरू में तो सब चीजें ठीक रहीं, लेकिन बाद में वहां रहने वाले सभी इटालियंस को कैदी बना लिया गया था, जिसमें फेरुसियो भी शामिल थे। अब तो ये हम सब जानते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान कैदी बनाए गए लोगों को किस तरह से रखा जाता था, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था। फेरुसियो को भी उस समय इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी मैकेनिकल स्किल्स को वहां पर भी नहीं छोड़ा और कैदी रहते हुए भी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और जर्मन आर्मी की कई गाड़ियों को ठीक भी किया। उनके इसी व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ ही सालों में छोड़ दिया गया। फेरुसियो के लिए वो समय काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि उसी समय उनके बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पहली पत्नी क्लेलिया की मौत हो गई। इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए फेरुसियो ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उस समय फेरुसियो लॉरीज, ट्रैक्टर्स और वॉर से पहले की गाड़ियों को फिक्स करने का काम करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से फेरुसियो के पास उनके पिता का खत आया और उसमें उन्होंने फेरुसियो से कहा कि उन्हें अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में तबाही की वजह से पहले ही काफी नुकसान हुआ था और अब उनके पिता इन सब चीजों से बाहर आने के लिए खेती पर ध्यान देना चाहते थे। फेरुसियो के पिता के इस खत ने उनकी सारी जिंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि यहां से फेरुसियो को आइडिया आया कि कैसे वह एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बनाकर लोगों की मदद के साथ साथ खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसे शुरू करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसे स्टार्ट करने के लिए उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत थी। तब फेरुसियो ने सोचा कि क्यों ना युद्ध के समय छोड़ी गई मिलिट्री मशीनों का इस्तेमाल करके नया ट्रैक्टर बनाया जाए, और अपनी इसी सोच पर काम करते हुए उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर तैयार किया जिसे महंगे पेट्रोल के बजाय सिर्फ डीजल पर चलाया जा सकता था। धीरे धीरे काम करते हुए फेरुसियो ने अपनी खुद की कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी खोली। बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा।
इसलिए अब उन्हें अपना प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए जगह के साथ साथ बाकी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। अपने बेटे की मेहनत को देखते हुए फेरिसियो के पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें पैसे दे दिए, जिसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते थे। फेरिसियो वक्त और हालात को अच्छे से समझते थे और सब चीजों को नॉर्मल करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी काम में लगी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। यही फेरिसियो के साथ भी हुआ। उनकी मेहनत और लगन से कुछ ही समय में उनकी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी पूरे इटली में फेमस हो गई। बिजनेस और भी अच्छा चलने लगा, जिससे बहुत पैसा भी आने लगा। अब अपने इसी पैसे को उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट चीज को खरीदने में इस्तेमाल किया, और वो थी कार। एक से एक स्पोर्ट्स और लग्जरी कार्स का शौक फेरुसियो को शुरुआत से ही था, जिसके चलते उन्होंने मर्सिडीज से लेकर मासेराती और अल्फा रोमियो तक बहुत सी शानदार गाड़ियां अपने गैराज में शामिल कर ली। एक कंपनी के मालिक और बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने मैकेनिकल स्किल्स को दिखाना बंद नहीं किया, बल्कि अगर कभी भी उनकी किसी कार में कोई खराबी होती तो वो उसे खुद ही सॉल्व कर लेते थे। इसके बाद उन्होंने अपने गैराज में फरारी को शामिल करने का फैसला किया, और उनका यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। उनके इसी फैसले से लैम्बोर्गिनी की भी शुरुआत हुई। जब उन्होंने फरारी का 250 GT मॉडल खरीदा तो उन्हें उस कार में सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। फरारी की उस कार में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था उसका क्लच। फेरिसियो ने जब उसे खोल कर देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि वही क्लच था जो वो अपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया करते थे। और अपनी इसी शिकायत को लेकर फेरुसियो फरारी के फाउंडर एंजो फरारी के पास पहुंच गए। अब दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को आकर ये कहे कि आपकी गाड़ी के पार्ट्स खराब हैं या आपकी गाड़ी खराब है, तो उस स्थिति में वो इंसान दो ही काम कर सकता है। या तो अपने मॉडल की गलती सुनकर उसे ठीक करेगा, या फिर उस बात को सुनकर उसे अपनी बेइज्जती समझेगा और सामने वाले पर भड़क जाएगा। और एंजो ने भी यही किया। वो फेरुसियो पर भड़क गए और फेरुसियो को जवाब दिया कि गलती क्लच की नहीं है, बल्कि कार को ड्राइव करने वाले इंसान की है। तुम जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को फरारी जैसी लग्जरी कार कहाँ समझ आएगी। फेरुसियो को एंजो की बात चुभ गई और उनकी इस बात को दिल में गांठ बांधकर फेरुसियो अपने नए सफर पर चल पड़े। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो दुनिया को दिखाएंगे कि असली स्पोर्ट्स कार आखिर होती कैसी है। फेरुसियो के दिमाग में बस एक ही बात दौड़ने लगी कि किसी भी सूरत में वर्ल्ड्स बेस्ट रेसिंग कार बनानी है। अपने इसी मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी के नाम से एक और कंपनी खोली, जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को रखा गया, और इसमें इन्होंने अपने साथ फरारी के 3 पुराने वर्कर्स को भी काम पर रखा। फेरुसियो ने पहली गाड़ी के डिजाइन बनाने शुरू किए, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली रेसिंग कार तैयार कर ली, जिसको उन्होंने नाम दिया लैम्बोर्गिनी 350 GTI। इसमें V12 इंजन, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 4 व्हील डिस्क ब्रेक और 4 व्हील सस्पेंशन रखा गया। लैम्बोर्गिनी 350 GT को सबसे पहले टुरिन मोटर शो में रखा गया, जिसकी बहुत से लोगों ने तारीफ भी की। इससे फेरुसियो ने एंजो फरारी को भी दिखा दिया कि वो सिर्फ एक किसान या ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान नहीं है, बल्कि एक मैकेनिकल एक्सपर्ट भी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वक्त धीरे धीरे चलता गया और लैम्बोर्गिनी का जुनून कार मार्केट में बढ़ता गया, खासकर स्पोर्ट्स कार में, क्योंकि लोगों को इनका डिजाइन काफी पसंद आता था। लैम्बोर्गिनी की पॉपुलर डिमांड को देखते हुए 1966 में इसके 2 और नए मॉडल निकाले गए, जिसमें एक मॉडल का नाम 400 GT और दूसरा म्यूरा P400 आया। ये दोनों मॉडल भी आते ही ट्रेंड करने लगे। बाद में म्यूरा P400 सुपर कार के रूप में भी जानी जाने लगी, जिसका इंजन किसी भी हाई परफॉर्मेंस कार के मुकाबले ज्यादा बेहतर था। अपनी इसी कामयाबी के चलते लैम्बोर्गिनी ने मार्केट में एक से बढ़कर एक मॉडल उतारने शुरू कर दिए, जिसमें स्पाडा, एस्लेरो, राको जैसी तमाम गाड़ियां मौजूद थी। धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसमें एक समय में ये सबसे ज्यादा कार सेल करने वाला ब्रांड भी बना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इस कंपनी को काफी ज्यादा क्राइसिस देखने पड़े। साल 1973 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ,
तो इससे कार की सेल्स पर काफी बुरा असर पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा प्री ऑर्डर इसी गाड़ी के थे और खरीदे न जाने की वजह से कंपनी को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। बाद में फेरुसियो ने इसे बेचने का फैसला किया। साल 1998 तक लैम्बोर्गिनी ने अपने कई मालिक बदले। 1998 में ये फॉक्सवैगन ग्रुप के पास आ गई और फॉक्सवैगन ने इसे ऑडी डिवीजन में रख दिया। फॉक्सवैगन के पास आने के बाद इस कंपनी ने एक बार फिर नए कीर्तिमान बनाए। जहां एक समय में ये कार कंपनी बंद होने के कगार पर थी, वहीं आज ये लगातार अपना मुनाफा बढ़ाती जा रही है। वहीं 2016 में तो इसने अपने सभी पिछले रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया और वापस कार मार्केट में एक जबरदस्त उछाल मारी, जिसके चलते अब ये दुनिया भर में बहुत से लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। वैसे आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है? साथ ही आपके हिसाब से फरारी और लैम्बोर्गिनी में से कौन सी कार सबसे बेस्ट है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।